नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है करंट अफेयर सीरीज में आपका। आज है जुलाई 3 और हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के बनते हैं। ठीक है, उससे पहले हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। जुलाई 3 1908 को लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक को क्या किया, सेडिशन का चार्ज लगा के ब्रिटिशर्स ने मंडाले बर्मा जेल में डाल दिया था। ठीक है, क्यों डाल दिया था, सेडिशन का चार्ज क्या है, हम एक बार देखेंगे। और क्यों इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इनकी डेथ 1920 में हुई थी और इस बार इनकी सेंटिनरी मतलब 100 साल हो जाएंगे इनकी डेथ को, इनकी पुण्यतिथि को, तो इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 1856 में ये पैदा हुए थे, 1956 में इनके ऊपर एक स्टैंप भी जारी हुई थी। ठीक है, 2 आना की। तो क्या हुआ 1907 में, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। 1907 S47 S फॉर सूरत, सूरत सेशन था किसका, कांग्रेस का, INC का। ठीक है, क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट S क्या हुआ कि भाई गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ और कब हुआ, 1907 में हुआ। S47 S फॉर सूरत S फॉर स्प्लिट। और इसकी अध्यक्षता किसने की, झगड़ा ही अध्यक्षता पे था। गरम दल वाले बोल रहे थे हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए कांग्रेस के सेशन पे, और ये अड़े हुए थे कि हमारा होना चाहिए, और मॉडरेट्स जीत जाते हैं और रास बिहारी घोष क्या करते हैं, इसको हेड करते हैं। ठीक है, ये है आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सूरत स्प्लिट से। होता क्या है, सूरत स्प्लिट जैसे ही होता है उसके बाद क्या होता था, अगर कांग्रेस के किसी भी नेता के ऊपर कोई अत्याचार करेगा अगर ब्रिटिशर, तो कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैला देती थी और उसको छोड़ना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में, मतलब गरम दल और नरम दल में जैसे ही उनमें तकरार हुई और गरम दल वालों को बाहर निकाल दिया, लाल बाल पाल सुना होगा आपने, तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को अपर हैंड मिल गया और क्या किया उन्होंने, सेडिशन का चार्ज लगा दिया बाल गंगाधर तिलक जी पे। ठीक है, अब इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे रिलेटेड वो एक बार देख लेते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा गया है। ठीक है, इन पे धारा जो लगाई थी IPC की धारा 124A, जिसे हम राजद्रोह या सेडिशन बोलते हैं, 124A है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई थी। 1860 जो एक्ट है IPC, उसमें इसको बाद में कब जोड़ा गया था, 1870 में। ठीक है, वैसे ये राजद्रोह किसके लिए लेके आए थे, एक वहाबी मूवमेंट 1830 से लेकर 60s तक चलता है, उसके लिए लेके आए थे। फिर इसको धीरे धीरे अमेंड करके हमारे ही क्रांतिकारियों के खिलाफ लगाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये धारा याद रखनी, क्योंकि न्यूज़ में चलती रहती है कि भाई अभी ये सेडिशन चार्ज इस पे लग गया, मतलब किसी किसी पे भी ये लगाया जाता है। और गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज़ पे जो लिबरल लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ये अभी तक ब्रिटिश का जो ये एक्ट है ये काला कानून है, इसको हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंडिया में इसकी कोई जगह नहीं है, इसको रिपील कर देना चाहिए। ठीक है, 2-3 केस हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। इनको कौन सी उपाधि मिली थी, लोकमान्य, क्योंकि ये एक्सेप्टेड थे किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल थे। दूसरा क्या है, इन्होंने एक स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये किसने कहा है, किसने कहा, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। तिलक यूज्ड एज गणपति फेस्टिवल। ठीक है, इनकी एक छोटी सी गलती भी मानते हैं कई लोग हिस्टोरियन कि इन्होंने गणपति फेस्टिवल को भी किस चीज़ के लिए यूज़ किया, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए यूज़ किया। उससे क्या हुआ, कम्युनलाइजेशन बढ़ गया और मुस्लिम क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट से एक तरफ हो गए। ठीक है, लेकिन गणपति को कैसे किसने यूज़ किया है, तिलक जी ने। ठीक है, वो कहते हैं ना साउथ में, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया। और तिलक ऑथर्ड, उन्होंने क्या किया था, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य किसने लिखी है, तिलक जी ने लिखी है। और कहाँ लिखी है, मंडाले जेल में बैठ के लिखी थी। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें देख लेना। दूसरा क्या है, एक और क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनका और पूछा ही जाता है, एक तो मराठा और एक केसरी। ठीक है, 2 पत्रिकाएं थी इनकी, मराठा और केसरी। मराठा किस लैंग्वेज में लिखा गया, मराठा तो इंग्लिश में लिखा गया है, ये बात बार पूछते हैं। और केसरी किस लैंग्वेज में लिखा है, मराठी में। ठीक है, मराठा मराठी में नहीं है, इंग्लिश में है, बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और ये बार बार इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है, निकलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट यूटी द नीमो पीक इज सिचुएटेड। नीमो पीक आज सुबह ही, अगर आपने न्यूज़ सुनते होंगे, सुननी भी चाहिए, तो क्या हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पहुँच गए, मतलब गए थे चीन और इंडिया के बॉर्डर पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चली थी। तो ये कहाँ पे स्थित है? ए है जम्मू एंड कश्मीर, बी है लद्दाख, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है उत्तराखंड। ठीक है, बताइए कहाँ पे गए थे? तो आपका सही ऑप्शन है लद्दाख। ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर है, अब ध्यान से नेक्स्ट मैप देखना और सर की एक बार वीडियो देख लेना ज्योग्राफी वाली, उसमें पूरी सारी की सारी बाउंड्रीज दिखाई गई हैं। सिर्फ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू, और यहाँ पे सारा क्या है? लद्दाख है। ठीक है, और अभी कौन सी वैली थी? गलवान वैली में। गलवान वैली में जो भी इंसिडेंट हुआ मिड जून के अंदर, वो उसी के बाद ये क्या है, आज नरेंद्र मोदी जी गए हैं कहाँ पे? नीमो पीक के पास। इतनी पास तो नहीं है, 200 किलोमीटर पहले है, लेकिन गए क्यों हैं नरेंद्र मोदी जी? हमारे पीएम हैं, वो किस लिए गए हैं? सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। उन्होंने एकदम से विपक्ष को भी चकमा दे दिया, और इस बात में तो नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब ही नहीं है। एकदम से कुछ ऐसा कर देते हैं, वो कह रहे थे ना कुछ बोलते नहीं है, चाइना का नाम नहीं लेते, वो लद्दाख में ही पहुंच गए अपने सेना का मनोबल बढ़ाने। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको नीमो पीक। अब नीमो पीक हो जाता है इंपॉर्टेंट, पूरे दिन से न्यूज़ में यही चल रहा है। ठीक है, अब नीमो पीक कहाँ है? अगर कोई पूछ ले तो जास्कर रेंज के आसपास है। जास्कर रेंज है चारों ओर। नीमो कहाँ है? ये देखो, यहाँ पे है नीमो, ये है जास्कर, ये है जास्कर माउंटेन्स। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से जो जास्कर रिवर, यहाँ से जो जास्कर रिवर जा रही है, ये यहाँ पे मिलेगी किससे? इंडस रिवर से। इंडस प्लस जास्कर, जांस्कर, इसको जांस्कर नीमो भी बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आएगा तो जांस्कर नीमो नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, तो जांस्कर और इंडस दोनों रिवर्स, रिवर का भी है एक का नाम जांस्कर, तो दोनों के रिवर का कॉन्फ्लुएंस, दोनों एक ही जगह मिलती हैं, उस जगह का क्या नाम है? नीमू। ठीक है, नीमो या नीमू, NIMO स्पेलिंग में, मतलब नेम की स्पेलिंग कुछ भी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पहुँचे हैं, ये कॉन्फ्लुएंस, इधर से जांस्कर रिवर है और इधर से अपनी इंडस रिवर है, ये दोनों का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है नीमू। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी बात क्या है? जितने भी इम्पोर्टेंट चीज जगह है, ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। हिस्ट्री ऑफ लद्दाख जम्मू कश्मीर तो याद ही रखना है, तो सारे क्वेश्चन इनसे जो भी मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस किस के साथ गए हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनके साथ, और आर्मी चीफ थे। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे कौन है? जनरल बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिपिन रावत। ठीक है, और उनके साथ कौन थे? आर्मी चीफ भी थे, मनोज मुकुंद, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, ये तो याद ही होनी चाहिए, नरावने, नारावने। ठीक है, मनोज मुकुंद नरावने, MM नरावने, और बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दोनों को साथ में लेके गए और हमारी सेना का प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनोबल बढ़ाया। आज शाम तक वो यहीं पे रहेंगे लद्दाख में और शाम को वापस आएंगे। ठीक है, ओके। अब कमेंट बॉक्स में डालना लद्दाख के जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। ठीक है, लद्दाख यूटी के, अब यूटी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच स्टेट हैज स्टार्टेड ए प्लाज्मा बैंक? पूरे दिन न्यूज में रहा था कल, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक प्लाज्मा बैंक। ठीक है, तो किस राज्य ने शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है, ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी है दिल्ली, डी है हरियाणा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे है दिल्ली, सी ऑप्शन। ठीक है, दिल्ली में होता क्या है, कल से अरविंद केजरीवाल जी भी क्या कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, और मतलब इस प्लाज्मा बैंक का बनाने का फ़ायदा ही तब होगा जब आप लोग इनिशिएटिव लेंगे और आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे। कौन करेगा डोनेट प्लाज्मा? जो जिनके प्लाज्मा में या ब्लड में एंटीबॉडी बन चुके हैं। तो किसके अंदर बनेंगे? जिनको पहले कोविड-19 डिजीज हो चुकी होगी और वो ठीक हो गए होंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा बैंक किसने बनाया है? दिल्ली ने बनाया है। ठीक है, तो एक कल मैंने बताया था महाराष्ट्र का जो प्लाज्मा की जो वो ये है प्लाज्मा बैंक, और महाराष्ट्र में जो चलाया है उन्होंने कम्युनिटी से जो प्लाज्मा वाली वो है योजना है, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कल ही कराया था। चलो देखते हैं, राजधानी दिल्ली में शुरू हो रहा है इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक,
और कोरोना से ठीक हुए लोग कर सकते हैं, मैंने बता दिया। अब कौन करेगा इसको? ILBS इस सारे प्रकरण को देखेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो कौन दे सकता है? कोरोना पॉजिटिव जो पहले हुआ हो अब नेगेटिव हो गया हो, कॉमन सेंस है, 14 दिन तक ठीक हो गया हो, ठीक है, एक ये बात है, स्वस्थ महसूस कर रहा हो और देने के लिए उसका मतलब स्वेच्छा से देना है उसको, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब 18 से 60 वर्ष के लोग दे सकते हैं। कौन नहीं दे सकता? अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है बट 50 किलोग्राम से वेट कम है, नहीं दे सकता। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी नहीं दे सकती, या अभी प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट रही हो उस दौरान। डायबिटीज़ के मरीज जो इंसुलिन पे हो वो भी नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा हो, हाइपरटेंशन वही होता है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, कैंसर से जो ठीक हुआ है वो भी नहीं दे सकता, ठीक है। और जो जिनको भी कोई भी ऑर्गन मतलब फेलियर हो वो नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड? सकतेंग या साकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? ठीक है, यहाँ मैं जिक्र करूँगा आपकी चाइना की। चाइना की एक पॉलिसी है, ठीक है, वो मैं इंडो चाइना रिलेशन में भी बताऊंगा। चाइना की पॉलिसी है कार्टोग्राफिक एग्रेशन करने की। कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी होता है मैप बनाने की कला, और कार्टोग्राफिक एग्रेशन अभी बताता हूँ मैं क्या होता है कार्टोग्राफिक एग्रेशन, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके पास नेपाल, इंडिया, भूटान या म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है भूटान। अब सुनो, कार्टोग्राफिक एग्रेशन होता क्या है? लेट दिस इज चाइना, ठीक है। चाइना बोलता है कि मैं हैंड हूँ, मेरी पाल्म क्या है? तिब्बत है, और 5 फिंगर्स क्या है मेरे? मतलब 5 फिंगर्स, ये सारे नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सबको बोलता है कि वो क्या है कि वो मेरे हैं। चलो, चाइना की पॉलिसी क्या है? चाइना करता क्या है? हमेशा चाइना बोलता है कि कभी भी वो कार्टोग्राफी चेंज कर देता है, एकदम से लोगों को बोलता है नहीं नहीं ये एरिया तो मेरा है, ठीक है, अपने मैप में दिखाने लग जाता है या किसी के मैप को मानने से मना कर देता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन। तो यहाँ ऑप्शन है अपना भूटान। तो हुआ क्या, जो एनवायरमेंट फैसिलिटी है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, उसकी 58वीं मीटिंग थी, ठीक है। और भूटान जो छोटा सा देश है बेचारा, तो उसके साथ क्या किया, ईस्ट भूटान में एक साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। जैसे ही उस वाइल्ड लाइफ फंड में से कुछ पैसे बोले कि साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम थोड़ा सा रिनोवेट करेंगे, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ने बोला, तो उस टाइम पे चाइना ने क्या बोला कि नो दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये भूटान का अंग नहीं है, ये हमारे और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अब क्या हुआ, उन कागजों में क्या लिखा गया कि चाइना ने अभी कभी आवाज़ उठाई थी, उससे पहले तो इस जगह का ही कोई जिक्र नहीं था, भूटान बोला ऐसा कोई कभी मतलब आया ही नहीं है ऐसा कोई इश्यू। तो अब क्या होगा, 10-20 साल बाद या जितने भी दिन बाद, तो कुछ दिन बाद क्या कहेंगे कि चाइना ने रिकॉर्ड्स में चढ़ा दिया है कि दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन भूटान एंड रिपब्लिक ऑफ भूटान एंड चाइना, ठीक है। समझ गए ना अब चाइना की पॉलिसी क्या होती है, बहुत ही एग्रेसिव है वो अपनी बाउंड्रीज को लेकर। तो देखिए ये है भूटान और ये है साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसके ऊपर होता क्या है मैंने बता दिया, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 58वीं मीटिंग थी, ठीक है। और इसके बारे में अगर थोड़ा देखना है तो ये वर्ल्ड बैंक ने 1991 में शुरू की थी, लेकिन अगले ही साल क्या हुआ, इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना सेपरेट इंस्टीट्यूशन बना लिया। वाशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर हैं। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएस में। और इंडिया क्या है, डोनर भी है और रेसिपिएंट भी है, ठीक है। हमारे मतलब अगर एनवायरनमेंट जो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, अगर ये हमें डोनेशन चाहिए तो हम रिसिप्ट भी लेते हैं इनसे और डोनेट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, 6 डेजिग्नेटेड फोकस एरियाज इसके क्या है, GEF के 6 हैं। बायोडाइवर्सिटी पे काम करता है, जैव विविधता पे, क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स पे भी, ओजोन डिप्लीशन पे भी, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझ गए ना, और लैंड डिग्रेडेशन पे, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POP पे भी, ठीक है। मतलब जो पोल्यूटेंट परसिस्ट करें ज़्यादा समय के लिए एनवायरनमेंट में रहे उनके लिए, ठीक है। चलो इतना ही ठीक है, आगे करते हैं। खोलोंगचू
इज द फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया किस कंट्री के साथ ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगा रहा है जिसका नाम है खोलोंगचू। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और HEP प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसके साथ लगा रहे हैं? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है भूटान, सी है नेपाल, डी है म्यांमार। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है भूटान के साथ कर रहे हैं। भूटान के साथ हम 2020 तक बहुत ज़्यादा ये प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। 2020 हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएं 10,000 मेगावाट तक। और जो ये बांग्लादेश है ये क्यों न्यूज़ में था एक बार और ध्यान रखना, 98% इनके जो एक्सपोर्ट है ना बांग्लादेश के वो उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिए हैं। किन्होंने? चाइना ने। तो चाइना की पॉलिसी क्या है? हमें चारों ओर से घेरना। नेपाल को क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल को उन्होंने अपने साथ ले लिया। बांग्लादेश में मैंने बताया अभी क्या किया उन्होंने, 98% वस्तुओं को कैसे खरीद रहे हैं? बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के, ठीक है। तो भूटान समझ गए ना, तो भूटान अगर नहीं है तो भूटान के साथ वो झगड़ा कर रहे हैं, वो अगर भूटान उनकी तरफ नहीं जाता है। भूटान इज ए बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया भूटान की HEP के बारे में एक बार देख लेते जल्दी जल्दी। बताया मैंने 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं हम 2020 तक। ओके, अब ये क्या लगाया है हमने? खोलोंगचू रिवर के ऊपर, ये रिवर भी है खोलोंगचू, इस रिवर के ऊपर ही लगाएंगे, इसी के नाम पे इस प्रोजेक्ट का नाम है। और ये कितना है? ये 600 मेगावाट का है, बस इतना ध्यान रखना। और ये भी कहाँ पे है? ईस्टर्न भूटान में है, अभी हम मैप में देखेंगे, ठीक है। कहाँ पे है ये? ट्रेसी यांगत्सी डिस्ट्रिक्ट में, ट्रेसी यांगत्सी डिस्ट्रिक्ट में। और ये प्रोजेक्ट कब चालू हो जाएगा? 2025 तक। प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड। 50% बांग्लादेश और 50% इंडिया इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। कौन कर रहा है इसमें? सतलुज जल विद्युत, इंपॉर्टेंट है भाई, सतलुज जल विद्युत हिमाचल की एक PSU है। हिमाचल में PSU होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, समझ गए ना, सरकारी अंडरटेकिंग है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। और ये क्या है? भूटानीज ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। इन दोनों के बीच में क्या होगा? 50-50 का वेंचर होगा। और ये क्या है? ये है कहाँ पे? मैंने बताया खोलोंगचू है ईस्ट, पूर्वी ईस्टर्न भूटान में, ठीक है, ईस्टर्न भूटान में है। ये है हमारा सारा जितने भी हम प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये हम कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पॉलिसी है ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर की। चलिए एक बार देख लेते हैं भूटान के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट हैं वो बाउंड्री मिलती है जिनकी। सिक्किम, ठीक है, याद रखना पश्चिम बंगाल का भी ये हिस्सा कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक जाता है। और कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी बाउंड्री बनाता है और भूटान के साथ भी। तो ध्यान रखना भूटान के साथ कौन बना रहा है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट्स इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एज्यूम्स पोस्ट ऑफ द ICC इंटरिम चेयरपर्सन आफ्टर द शशांक मनोहर स्टेप्ड डाउन, ठीक है। शशांक मनोहर क्या है? ICC के चेयरमैन थे। ICC है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। मैंने बताया था इसका हेडक्वार्टर, पिछली क्लासेज में मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल बता दी थी जब अनिल कुंबले बताया था मैंने। ICC की एक कमेटी थी, उसके हेड बने थे अनिल कुंबले। तो ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। क्यों चला गया था? मैंने बताया था टैक्स फ्री नहीं कर रहे थे इंग्लैंड वाले, तो दुबई में चला गया था। ओके, तो ऑप्शन क्या है आपके पास? अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, इमरान ख्वाजा, नितिन मेनन। शशांक मनोहर के छोड़ने के बाद अब कौन ICC के पद को ग्रहण कर रहा है? इंटरिम है अभी, अंतरिम, ठीक है। जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक अंतरिम अध्यक्ष चुना जाता है। कौन है? अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, इमरान ख्वाजा, नितिन मेनन। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका इमरान ख्वाजा जी, जो डेप्यूटी चेयरमैन थे ICC के, ठीक है। चेयरमैन कौन थे? शशांक मनोहर, ठीक है। ये 4 साल से हैं, मैक्सिमम 2 साल की टर्म होती है, 2 इयर्स की। और ये दोबारा चुन के आए थे तो 2 साल और ये रहे, 18 से 20 तक। और एक दिन पहले ही इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। इनको पता था इनको 3rd टर्म नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज में चल रहे हैं। उधर से क्यों न्यूज़ में चल रहा है? उधर से सौरव गांगुली का लग रहा है कि सौरव गांगुली इस बार चेयरमैन का अगर इलेक्शन लड़े तो कौन बनेगा? सौरव गांगुली ही जीतेंगे। तो देखते हैं वो तो आगे न्यूज़ में कौन चलेगा, क्या चलेगा। अभी इमरान ख्वाजा इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, ये दोनों ही रेस में है, ठीक है।
तो ये दोनों ही रेस में है, एक दो और रेस में है, बट यहाँ पे हमें क्या रखना है, इंटरिम कौन है, इमरान ख्वाजा, और कल को अगर बनेंगे तो देखते हैं कौन बनेगा। अनिल कुंबले मैंने बताया था आईसीसी की एक कमेटी बनी थी, डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसमें कोरोना को लेकर क्या किया गया था कि एक बॉल पे वो सलाइवा नहीं लगाएंगे, थूक लगाते हैं ना बॉल पे शाइन करने के लिए, स्पिन कराने के लिए, वो नहीं करेंगे, और कोरोना से जो भी मतलब कोरोना के अगर लक्षण दिखे तो रिप्लेसमेंट भी की जा सकेगी प्लेयर्स की टेस्ट मैचेस में। अब एक है नितिन मेनन, ये हमारे इंडिया के एम्पायर हैं, एम्पायर जो आईसीसी ने अभी सिलेक्ट किए हैं, उनके विशेष पैनल पे ये चले गए हैं एम्पायर। कौन है, नितिन मेनन, यंग है बिल्कुल, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में चल रहे थे चारों, ध्यान रखना, ठीक है। शशांक मनोहर जी ने इस्तीफा दिया, और क्या बोलते हैं अपने ख्वाजा जी क्या हो गए हैं, अब इंटरिम चेयरमैन बन गए हैं आईसीसी के। हेडक्वार्टर का है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज काजी नाग नेशनल पार्क सिचुएटेड, ठीक है। काजी नाग नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में और मणिपुर में, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, आपका सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की आपको क्या करनी है, सारी की सारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वहाँ के नेशनल पार्क, सब कुछ आपको टिप्स पे होना चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। 2020 में मतलब सॉरी जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी को लेकर, सीजीएल को लेकर देख लो, या फिर कुछ 2019 के सीजीएल को लेकर देख लो, सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर के मैंने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी हैं, उनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनका नाम लिखिए आप, मैंने पहले बताया भी था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में है ये काजीनाग, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना काजीरंगा से। काजीरंगा कहाँ है, असम में, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आता है काजीरंगा कहाँ है, असम में। काजीनाग कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन एक ही जगह लिख दिए। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, असम भी ऑप्शन में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और चौथा है मणिपुर। एक मणिपुर का केबुल नामजियो बहुत फेमस है, केबुल नामजियो, ठीक है। वहाँ पे एक डांसिंग डियर होता है, वहाँ पे एक लेक है और दलदली सी भूमि है, इसलिए इसको डांसिंग डियर पार्क भी बोलते हैं। बार बार ये पूछा गया है, ठीक है, इसलिए बता दिया। काजीनाग है कहाँ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये ज़्यादातर नेशनल पार्क मैंने यहाँ पे मैप जो मिला मैंने ले आया, इसमें काजीनाग नहीं दिया हुआ, ये यहाँ पे है किश्तवाड़ के पास, यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे है आपका काजीनाग, याद रखना। काजीनाग कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। लद्दाख में कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से मतलब याद रट लेना कि लद्दाख में क्या है और वहाँ पे क्या है, कौन सी नदी का मतलब उद्गम स्थल कहाँ है, यह लद्दाख में है या जम्मू एंड कश्मीर में है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। काजीनाग नेशनल पार्क मत भूलना, पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको आने वाले एग्जाम्स में। ए न्यू टाइप ऑफ स्वाइन फ्लू नेम्ड, एक स्वाइन फ्लू वायरस की नई स्ट्रेन आई है जिसको नाम दिया गया G4 वायरस, कौन से कंट्री में मिली है, और कहा जाता है कि इसमें भी एपिडेमिक, ठीक है, महामारी बनने की क्षमता है इस ट्रेन में। तो ये कहाँ पे मिला है अभी न्यूज़ में, कहाँ से है ये, जापान से, चाइना से, सी नेपाल, डी इंडिया, ठीक है। तो यहाँ क्या सही ऑप्शन है, कॉमन सेंस लगाओ, जितने भी वायरस आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से, ठीक है। चाइना ने तो हद ही पार कर दी है। किस तरह का है, स्वाइन फ्लू है, तो किससे फैलेगा, सुअर से, ठीक है, सुअर से, ओके। स्वाइन फ्लू, इसका पूरा नाम है G4EAH1N1। बहुत बार क्वेश्चन आया था, 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, और उसकी स्ट्रेन का नाम क्या बोला जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, H1N1। दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हो, H5N1, एक है बर्ड फ्लू, एक है स्वाइन फ्लू। तो ऐसे याद रख लेना, सुअर थोड़ा सा मतलब बड़ा जानवर है तो अकेला ही खतरनाक है, तो H1 जिसमें आ रहा है, दोनों 1 है, H1N1 है स्वाइन से रिलेटेड, स्वाइन का मतलब ही होता है पिग, और H5 जहाँ पे 5 चाहिए, तो छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स तो छोटे होते हैं ना पिग से, तो ज़्यादा चाहिए, तो H5N1 जिसमें 5 आ जाए वो है बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू। तो क्या हुआ, 2009 में एक H1N1 की स्ट्रेन आई थी, और अभी बोला जा रहा है कि चाइना में क्या हुआ कि भाई एक स्ट्रेन और मिली है और वो एपिडेमिक बन सकती है, ठीक है। कौन सी है वो स्ट्रेन, G4EAH1N1, G4 फ्लू वायरस भी इसको बोला गया है,
ठीक है। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, चलिए मजाक सा याद आ गया, क्या बताता हूँ मैं कि कहा जाता है रोम में एक नीरो नाम का राजा होता था, नीरो, रोम का शासक होता था नीरो, और नीरो रोम का शासक था और रोम उस समय जल रहा था, रोम में दंगे फैल गए थे, रोम जल रहा था। तो एक कहावत हुई थी कि रोम जब जल रहा था तो नीरो ने क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था, ठीक है। तो वही काम चाइना कर रहा है, पूरा दुनिया को उसने जला दिया है कोरोना के महामारी के द्वारा, आप बोल सकते हो पूरा विश्व दुखी है, और वो क्या कर रहा है, कार्टोग्राफिक एग्रेशन कर करके अपने बाउंड्रीज को बढ़ाने में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन इन जेनेवा। जेनेवा में यूएन की जितनी भी ऑफिसेज हैं उनके लिए एम्बेसडर क्या होता है, IFS। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो IFS बनने का भी कुछ लोगों को शौक होगा, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने की सोच रहे होंगे। आप सोचते होंगे कि आपको शौक है कि राउंड टेबल पे अगर आपके हाथ में मतलब पार्टीज करते करते आप देशों के मुद्दे सुलझा रहे हैं तो एम्बेसडर बनोगे। तो IFS, कौन से ऐसे IFS हैं जिनको चुना गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन के लिए और जेनेवा के अंदर जितनी भी इनके ऑफिसेज हैं। ऑप्शन है आपके पास इंदिरामणि पांडे, बी है राजीव के चंद्र, सी है राहुल श्रीवास्तव, डी है सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, तो क्या होगा आपका सही आंसर यहाँ पे, इंदिरामणि पांडे जी। ठीक है, पहले कौन थे, राजीव के चंद्रा अभी स्टेप डाउन कर गए हैं, इंदिरामणि पांडे आए हैं नए जेनेवा में जितने भी यूएन के ऑफिसेज हैं उनके लिए। साथ में WHO भी, WHO का हेडक्वार्टर का है वहाँ पे, तो जितने भी ज़्यादातर वहाँ पे इंटरनेशनल एजेंसीज होंगी उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए अब, इंदिरामणि पांडे, इंदिरामणि पांडे। ठीक है जी, ओके। S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, पहले विदेश सचिव भी रहे हैं, और कहा गया था जब मंत्रिमंडल 2019 के चुनावों में, जो 2019 का अपना मंत्रिमंडल है उसमें एक ही चीज़ की तारीफ की गई थी कि S जयशंकर जो हैं वो वास्तविक रूप से बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट हैं। चाइना और अमेरिका को उन्होंने, जब उनका एक्सपीरियंस है जो उन्होंने, वो बहुत अच्छी तरह वो हैंडल कर पाएंगे, इन दोनों का बैलेंस बना पाएंगे, ये बात कही गई थी। और राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के एम्बेसडर पिछले महीने चुने गए थे। ठीक है, इंदिरामणि पांडे एक IFS ऑफिसर है, मैंने बताया 1990 बैच के। ठीक है, पहले वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं अभी, मतलब वहाँ जाने से पहले वो एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। और मिनिस्टर कौन है एक्सटर्नल अफेयर, S जयशंकर, मैंने बताया सुब्रमण्यम जयशंकर। यूएन के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा में, जैसे कि WHO और UNHRC। तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कहाँ हैं, जेनेवा में, और हेडक्वार्टर UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के कहाँ पे है हेड, ये भी जेनेवा में। ओके, क्लियर है। इंदिरामणि पांडे जी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस टू द स्पोर्ट्स पर्सन। एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिससे कि अगर आप एथलीट हो, खेल रहे हो, तो आपको बताया गया कि क्या आपको सब्सटेंसेस नहीं खाने हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए, ताकि उनके ऊपर डोपिंग चार्ज ना लग जाए, तो उनको अवेयर करने के लिए ये ऐप बनाई गई है। तो इस ऐप का नाम क्या है, वाडा ऐप, नाडा ऐप, एथलीट चेक या नाडा चेक। ठीक है, सोचिए, तो इसका है नाडा ऐप। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एक होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने नाडा ऐप क्या की है, नाडा ऐप इजाद की है कि खिलाड़ियों को अवेयर हो सकें वो और डोपिंग चार्ज से मुक्त रहें वो। और अभी एक मैंने पिछली वीडियोस में बताया था संजीता
चानू, मणिपुर से है संजीता चानू जी। संजीता चानू जी क्या है, वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर। और उनको क्या मिल रहा है, अर्जुन अवार्ड 2018 का उनको अब मिलेगा, क्योंकि वो डोपिंग चार्जेस में फंस गई थी। लेकिन अब उनका मतलब वो नेगेटिव आया है कि वो उनके पास ऊपर कोई भी डोपिंग वो हो नहीं सकता। इस वजह से उनको दिक्कत तो हुई, वो ओलंपिक्स चाइना में अब आगे गेम खेलने नहीं जा सकती क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी ठीक है, संजीता चानू जी न्यूज़ में रहेंगी, अर्जुन अवार्डी हैं। ये कौन है अपने खेल मंत्री हैं अपने, कौन, किरण रिजिजू जी। और ये नाडा के भी चेयरमैन कौन होंगे, यही होंगे जो खेल मंत्री हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लॉन्च की है ये नाडा ऐप। ओके, अब देखो वाडा और नाडा। वाडा तो हो गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो तो बनी थी वाडा 10 नवंबर 1999 में, ठीक है। 10 नवंबर 1999 में बनी थी लाउजेन में, ठीक है। लाउजेन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। लेकिन 2002 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ चला गया, वाडा की बात हो रही है, कहाँ चला गया है 2002 में, इसका हेडक्वार्टर चला गया है कनाडा में। और कनाडा में कहाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा ना, ओजोन डिप्लीशन के लिए, मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, क्यूबेक एक स्टेट है वहाँ पे, क्यूबेक स्टेट में, कनाडा में मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पे वाडा के हेडक्वार्टर हैं। पहले कहाँ पे, लाउजेन में, लाउजेन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाडा के हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, कॉमन सेंस है, नाडा के हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में ही होंगे। और नाडा कब बना था, 2005 में, वो बना था 24 नवंबर 2005 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में कल 4 जुलाई के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।